Now let's start topic सेंट्रोसोम एंड सेंट्रॉयल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस टॉपिक में हम लोग सेंट्रोसोम और सेंट्रॉयल के बारे में पढ़ेंगे, जो सेल डिवीज़न के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को क्लास 12 में रिप्रोडक्शंस पढ़ने हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शंस होने के लिए सेल का डिवीज़न होना ज़रूरी है। सेल का डिवीज़न होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होंगे। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात कर लो या फिर एसेक्सुअल की बात कर लो, ये दोनों में या तो सेल फ्यूज़ हो रहे होंगे या फिर सेल फ्यूज़ हो रहे होंगे, या तो दोनों सेल मिल रहे होंगे या फिर सेल टूट रहे होंगे। ठीक है ना। अब ये टूटना और मिलना ये क्यों होता है? ये होता है क्रोमोसोम के या तो डिवीज़न होने में या क्रोमोसोम के मिक्सअप होने में। ठीक है ना। अब ये क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं? ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आखिर ये क्रोमोसोम, जिस क्रोमोसोम की बात मैं कर रहा हूँ मैं, ये क्लास 9 में भी था हम लोगों का, है ना। तो ये क्रोमोसोम आके डिवाइड कर तो लेते, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि डिवाइड करते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, मान लेते हैं क्रोमोसोम डिवाइड करता है तो वो न्यूक्लियस के अंदर करता है। लेकिन अगर मैं आपको एक सवाल बोलूँ कि अगर आप किसी भी क्रोमोसोम को डिवाइड कीजिए, न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को डिवाइड करना है आपको, तो यहाँ पे बिना किसी के हेल्प से आप कैसे उसको अलग कर सकते हैं? तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको, यहाँ पे ये जो सेंट्रोसोम जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रॉइड, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और जस्ट अभी हम लोग जो कंप्लीट किए जिसका नाम सीलिया और फ्लैजिला, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक आपको समझाया मैंने, अभी मैं फिर समझा रहा हूँ मैं सेंट्रोसोम और सेंट्रॉइड, ये सीलिया और फ्लैजिला इसी सेंट्रॉइड और सेंट्रोसोम से निकल कर बाहर आया। बात समझ में आ रही बात आप लोगों को? चलिए देखते हैं कि सेंट्रोसोम क्या है। My dear students, centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centroid। ये एक पहला पॉइंट हो गया। सेंट्रोसोम क्या है? ये दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। मैं इसे जस्ट दूसरे बुक में एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप इसको नोटिस कीजिएगा, देखिएगा। यहाँ पे ये है आपका सेंट्रॉइड, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना, इस तरह का। ये पूरा का पूरा सेंट्रॉइड, ठीक है ना, ये सेंट्रॉइड आप देख सकते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है माय डियर स्टूडेंट? न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है बात आप लोग? न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? मीन्स ये बोले तो इसको परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं, और ये हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है ना, समझ में तो आ गई होगी बात। चलिए अब जो कि लिखा हुआ बुक में उसे हम लोग देखते हैं। They are surrounded by a amorphous means pericentroidal materials, means ये घिरे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, amorphous pericentroidal material से ये घिरे हुए। मीन्स इसको ऐसे देखा जाए तो हम इसे क्लास 9 में पढ़ाया हूँ मैं बच्चों को, इसका नाम है सेंट्रोस्फेयर। मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक ऐसा मटेरियल से घिरा हुआ है जिसका नाम सेंट्रोस्फेयर होगा। बात समझ में आ रही बात? एक ऐसा मटेरियल से जिसका नाम सेंट्रोस्फेयर होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? बोथ सेंट्रॉइड्स, मतलब दोनों इन आ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैड ऑर्गेनिज्म लाइक द कार्ट व्हील। और ऐसा लगे कि कार्ट का व्हील के जैसा, मतलब कि कार्ट चल रहा है, उसके ऊपर एक व्हील लगा हो। बात समझ में आ रही? मतलब कि ऐसे चक्कर के जैसे, मतलब एक दूसरे को क्या हो गया, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, आप देखिए मशीन वगैरह, कोई भी मशीन देखते हैं कि कोई भी व्हील को चला रहा होगा तो क्या एक के ऊपर एक लगा हुआ, उसी तरह से मीन्स एक के ऊपर एक परपेंडिकुलर, मतलब इस तरह का ये अगर हो गया तो यहाँ पे ये इस तरह का है ना, इस तरह का ये स्ट्रक्चर मीन एक दूसरे का परपेंडिकुलर हमेशा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले पेज में हम आपको लेके चलते हैं। आगे लिखता है दे आर मेड अप ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, दे आर मेड ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरीफेरल फाइबर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये नोट कर लेना आप लोग, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये कैसा बोला गया? 9 इवनली, 9 मीन्स 9 जोड़ा, है ना। जैसा हम लोग सीलिया फ्लैजिला में डायग्राम जस्ट हम लोग इसी एनसीईआरटी में डायग्राम देखे थे हम लोग, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये 9 कैसे है। पहले इसको समझा देता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 9 है ना। अगर यहाँ से होगा तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो 4, ये 5, 6, 7, 8 एंड 9।
ठीक है ना। और इसमें देखो सेंटर पे कुछ भी नहीं है, जबकि हम लोग इससे पहले जस्ट इसकी पहले जो मैं आपको बताया हूँ वहाँ पे, यहाँ पे क्या 2 रहते थे वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब बस बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जिसको इसका रेशियो क्या होगा 9+0 के रेशियो। और हम लोग सीलिया फ्लैगेला का स्ट्रक्चर जहाँ पे देखे तो वहाँ पे 9+2 का पैटर्न चल रहा था, है ना। 9+ ये ट्यूबुलिन प्रोटीन 9+2 पैटर्न में, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये स्पोक समझ रहे हो ना, ये हब इसको बोलते हैं, हब बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ हब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ना, ये इस तरह 3-3 के पेयर में लगा हुआ होगा, 3-3 के पेयर में। अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ किस तरह से ये अरेंज होते हैं, ये 3-3 के पेयर में A B C। और हर एक जो यहाँ पे कनेक्टिव जो है ना, कनेक्टिव ये A से C के तरफ रहेगा, मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ABC है तो C से इसके A से कनेक्शन होगा, फिर यहाँ पे ABC, फिर ये C से A के कनेक्शन, मतलब कि ये मतलब इस तरह से कनेक्शन होगा, मतलब यहाँ से ABC और C को A से मतलब कनेक्शन करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात, ये कनेक्शन होगा। और ये सब एक दूसरे के बीच में हब, मतलब यहाँ समझ रहे हैं, जैसे फैन की बात कर लेते हैं, फैन में क्या रहता है, एक मतलब बियरिंग लगा रहता है ना, उसे हम लोग हब बोलते हैं, ठीक है ना। उसी हब से ये सारे 9 का 9 जो आके अटैच होंगे, जबकि ये फ्लैगेला के साथ ऐसा केस नहीं था। फ्लैगेला का, चलो थोड़ा सा फ्लैगेला का डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, इससे पहले जो हम जस्ट पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं सीलिया फ्लैगेला, यहाँ पे देख लेते हो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये दोनों आपस में अटैच, और ये सब 9 जो है 9 का 9 जो है, मीन्स जैसे मान लीजिए हम इसको A लिख देते, यहाँ से B लिख देते, तो A B, फिर B A के साथ, फिर B, ये B इस A के साथ, और यहाँ पे ये जो स्पोक है ना, ये स्पोक ये इसके साथ अटैच है, ये रेड वाले के साथ अटैच, जिसका नाम सेंट्रल सीथ लिखा है, देख सकते हैं। ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, ये डायग्राम है आपका सीलिया और फ्लैगेला का मॉड्यूलेशन है, ठीक है, सीलिया और फ्लैगेला का मॉड्यूलेशन। और ये मॉड्यूलेशन कहाँ से आ रहा है माय डियर, ये मॉड्यूलेशन आ रहा है सेंट्रोसोम, या आप ही बोले तो सेंट्रोइल से बोले, समझ में आ रही बात ना आप लोगों को। सेंट्रोइल और सेंट्रोसोम से ये डायग्राम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक पे। मैं इसलिए दोनों को लेके चलता हूँ क्योंकि ये दोनों का बेस पेयर एक ही है। यहाँ पे लिख रहा है 9 इवनली, मीन 9 अलग अलग जोड़ा, मतलब 9+0 के हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है ना। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, और ये सब आपस में लिंक्ड होते हैं वहाँ पे, है ना। देखिएगा लिंक्ड क्या बोला है, सब ये जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट ABC जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये तीनों ABC आपस में क्या है, अटैच है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रोइल इज ऑल्सो प्रोटीनियस, ये भी प्रोटीनियस होंगे, और जिसे हम लोग हब बोलेंगे, जैसे मैंने अभी जस्ट दिखाया था आपको, बीच में रहेंगे और ये सब आपस में इस तरह से अटैच होंगे, है ना। और इसे हब बोला, ये भी प्रोटीन का बना हुआ, ठीक है ना, बस बात समझ में आ रही बात। विच कनेक्टेड ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक मेड ऑफ प्रोटीन, और ये भी ये जो स्पोक है ना, ये भी प्रोटीन से बना हुआ, ये हब जो है ये भी प्रोटीन से बना हुआ, और ये 3-3 जो दिख रहा है ना इस तरह से, फिर यहाँ पे फिर 1 2 3 है ना, ये इस तरह से, फिर ये यहाँ से आगे 1 2 3 इस तरह से, और ये हर एक जो है आपस में स्पोक के साथ अटैच हो, और ये सब का सब क्या किससे बना रहेगा माय डियर, प्रोटीन से बना रहेगा, ठीक है ना। द सेंट्रोइल्स फॉर्म अ बेसल बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, द सेंट्रोइल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैगेला। सेंट्रोइल फॉर्म द बेसल, देखो यहाँ पे याद देखना है, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया, मतलब ये कि जो सेंट्रोइल का डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनिएगा, जो सेंट्रोइल का डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, या जो आपका दिया हुआ है बुक में, ये जो है सीलिया फ्लैगेला का ऑरिजिनेट करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, समझ रहे बात, खुद ये 9+0 का पैटर्न होगा व्हेन इट विल ऑरिजिनेट द सीलिया फ्लैगेला, तो उस हब में जो है 2 और ट्यूबुलिन प्रोटीन का, एक तरह का प्रोटीन का, मतलब एक सब यूनिट जो ऑरिजिनेट हो जाएगा, जो 9+2 के फॉर्म में होंगे, याद रहेगा आप लोग को, 9+2 के फॉर्म में होंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और जो अभी आप समझ रहे हो ना, अगर आप इसको समझ जाओगे ना, तो मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, मैं रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ जाए, क्योंकि रिप्रोडक्शन में आप माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे, आप वहाँ पे माइटोसिस मियोसिस में आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरह से मेटाफेज, एनाफेज, टेराफेज, अब ये बोले ये क्या हो रहा है, तो ये माइटोसिस मियोसिस का एक फेज है,
ये एक तरह का फेज है जिसमें वो किसी तरह से क्या होगा, फॉर्मेशंस करते हैं। एंड स्पाइंडल फाइबर मीन्स बोला गया कि ये सीलिया और फ्लैजिला बनाता तो है, और स्पाइंडल फाइबर मतलब यहाँ पे ये हो गया फंक्शन, आप लोग नोट कर लीजिएगा माय डियर। द सेंट्रॉइड फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला मीन्स कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, जस्ट लाइक अगर हम लोग बात कर लेते हैं मीन्स बात कर लेते हैं हम लोग पैरामीशियम का, तो पैरामीशियम में बहुत सारे जो है इसमें सीलिया निकला रहता है ना। अगर हम बात कर लेते हैं हम लोग वॉल्वॉक्स का, तो उसमें फ्लैजिला निकला हुआ रहता है। तो जहाँ से ये निकलता है ना वो जगह जो होगा उसमें सेंट्रॉइड होंगे जो बनाएगा बेसल बॉडी और वो बेसल बॉडी जो है बात समझिएगा बढ़िया से, वो बनाएगा बेसल बॉडी और बेसल बॉडी से ही निकल कर बाहर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, वो निकल कर आएगा सीलिया और फ्लैजिला। बात समझ में आ गई। और अगर बात कर लेते हैं सेल डिवीजन का, तो स्पाइंडल फाइबर डेट गिव राइज टू स्पाइंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यहाँ पे देख लीजिए बहुत अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे, स्पाइंडल फाइबर डेट गिव राइज टू स्पाइंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। क्योंकि हम जानते हैं कि सेंट्रोसोम और सेंट्रॉइड प्लांट सेल में पाए नहीं जाते, ये एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। बड़ा अच्छी बात बताया जा रहा है ना। और ये एनिमल सेल में माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल डिवीजन तो होते हैं। लेकिन मैंने अभी जस्ट बोला कि मान लीजिए कि अगर न्यूक्लियस के अंदर अगर क्रोमोसोम डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का डिवीजन हो गया, तो ये सेपरेट कैसे होगा, ये सेपरेट कैसे होगा। तो बोला गया कि एक सेंट्रोसोम सेंट्रॉइड यहाँ आ जाएगा, एक सेंट्रो, और ये क्या बनाएगा, एक स्पाइंडल फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना, एक स्पाइंडल फॉर्मेशन जिसमें ये सारे मान लीजिए अगर हम बात कर लेते हैं स्पर्म और ओवम का बनाने की बात कर लेते हैं, तो स्पर्म और ओवम की बात कर ले तो वहाँ पे क्या हो गया 46 से 23 हो जाते हैं। तो ये 23 हो जाएगा, तो कैसे डिवाइड हो, कौन डिवाइड करेगा, तो ये स्पाइंडल क्या करेगा 23 को ऊपर और 23 को नीचे लेके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जिस तरीके से ये सेल इजिली डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में तो आ गई होगी आप लोग को। स्पाइंडल फाइबर, यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है, स्पाइंडल फाइबर डेट गिव राइज टू स्पाइंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक बात मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, जस्ट इसके बाद मैं आप लोगों के लिए नीट के बेस पे क्वेश्चन से लेके आ रहा हूँ। मैं नीट के बेस पे क्वेश्चन से जो एमसीक्यू बेस पे होगा, और वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आप लोग, ताकि अगर नीट का या फिर उससे एमसीक्यू जानना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। और ज़रूर 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 देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बच्चों में डिस्क्राइब कीजिएगा, सबको बताइए, सबको बताइए। बहुत अच्छा से पढ़ाना मीन्स पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, जितना ज़्यादा हो सके मैं इसका इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप बच्चों लोगों को है ना तो समझ में आ जाए। बात समझ में आ गई बात। चलिए चलते हम लोग सबसे आखिरी टॉपिक हम लोगों का, जिसका नाम है न्यूक्लियस। Nucleus is as a cell organ was first discovered by Robert Brown as early in 1831। ठीक है ना, ध्यान रहेगा आप लोग 1831, ठीक है 1831 में ये बात रॉबर्ट ब्राउन ने, ये बात हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। Later the materials of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming। और ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है कि न्यूक्लियस का जो डाई किया गया, न्यूक्लियस मतलब जैसे कहने का मतलब न्यूक्लियस का कलर कैसे, जैसे अभी आपको यहाँ पे डायग्राम एनसीईआरटी का दिया हुआ है, यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। ये जो न्यूक्लियस का जो यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा है, ये कलर दिखा रहा है, कलर शो कर रहा है। तो कलर शो कैसे कर रहा है, तो बोला गया फ्लेमिंग भाई साहब जो है, जो साइंटिफिक, इन्होंने क्या किया, डाई किया, और डाई करने के बाद उसने क्रोमेटिन देखा कि उसमें कुछ ऐसा चीज़ दिखा जो क्रोमेटिन कहलाएगा, या क्रोमेटिन उसका नाम पड़ेगा। समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 8.5.10 न्यूक्लियस वाज अ सेल ऑर्गेनेल। देखो सेल ऑर्गेनेल्स वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन समझ रहे हैं बात ना, कलर किया गया। कैसे पता चलेगा, आखिर ये बात पता चलेगा कैसे, तो बोला कि बेसिक डाइस किया गया, और इस बात को किसने किया था, फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने, और उसका नाम क्या रखा, क्रोमेटिन। यहाँ पे साबित हो गया, क्लास 9 में क्लास 8 में नहीं पता चला था कि क्रोमेटिन नाम फ्लेमिंग दिया, जबकि न्यूक्लियस का नाम रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। बात समझ में आ गई बात। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे द इंटरफेस, अब ये इंटरफेस क्या है सर, है ना, इंटरफेस क्या है, तो इंटरफेस प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, इंटरफेस हम लोग पढ़ेंगे
सेल डिवीजन में, ठीक है ना। बस याद रखना इंटरफेस क्या, मतलब एक ऐसा फेज जहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट हो। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, मतलब कि एक फेज ऐसा है जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता, मतलब जहाँ पे स्टार्टिंग होने वाला हो, मतलब इस कौन को प्रिपेयर्ड, जहाँ पे वो प्रिपेयर्ड होता है। बात समझ में तो आ रही बात आप लोगों को, जहाँ पे ये प्रिपरेशन करेगा कि जस्ट आई एम गोइंग टू डिवाइड हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन, और जो न्यूक्लियर प्रोटीन को एलेबोरेट करेगा, एक्सटेंड करेगा, क्योंकि वो डिवीजन करने जा रहा है। जब डिवीजन करने जाएगा, जैसे एक बात बताऊँ मैं आपको कि अगर कोई भी काम आप करना चाहते हो, है ना, कोई भी प्रोसेसिंग करना चाहते हो आप लोग, तो वहाँ पे क्या चाहिए, उसका मटेरियल्स को गैदरिंग करोगे आप, कि ऐसे कुछ भी करके शुरू नहीं करें। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के लिए हमको सारा मटेरियल आवश्यकता होगी ना, नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो सारी चीज़ कैसे पढ़ाऊँगा मैं आपको, है ना। कुछ याद है, ठीक है, कितना देर तक, कुछ तो उसका क्लू होना चाहिए ना, कुछ पॉइंट होने चाहिए ना, कुछ ज़रूरत ऑर्नामेंट्स, वही वाला न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर कॉल द क्रोमेटिन, मतलब कि वो जो न्यूक्लियर प्रोटीन है उसी को क्रोमेटिन बोला है। जो फ्लेमिंग ने जिस बात को बताया डाई करके, तो वो क्रोमेटिन है, वो क्या रियल में न्यूक्लियस का एक प्रोटीन का एक चेन बना हुआ है। नेक्स्ट न्यूक्लियर मैट्रिक्स जेल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग न्यूक्लियो प्लाज्म बोलेंगे, आगे चल के आएगा। वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोली, मीन्स जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। नाम तो सुने होंगे, क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए क्लास 9 न्यूक्लियोलस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अब जब ये बात सब हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का तो भाई सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सेल तो देख नहीं पाएंगे, हम लोग न्यूक्लियस के अंदर घुसने जा रहे हैं, मतलब कि अब समझ लो जूम हो रहा है ना, जूम इन कर रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप, समझ रहे बात ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन which consists of two parallel membrane with space between the 10 से 50 नैनोमीटर को पेरी न्यूक्लियर स्पेस, मीन्स टू से दैट कि अगर हम न्यूक्लियस का डायग्राम अगर हम मीन्स ड्रॉ करते हैं, तो इसके अंदर जो स्पेस होता है ना, ये डबल मेम्ब्रेन, जो कि आपको पता होना चाहिए ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ के जस्ट अभी कंप्लीट किए कि वहाँ भी डबल मेम्ब्रेन है, ये जस्ट हम लोग अभी कंप्लीट किए। आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी डबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है, और इसमें स्पेस जो होते हैं ना वो 10 से 50 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर मैंने आपको बता दिया, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर -9 मीटर, याद रखेंगे आप लोग आइडिया। नैनोमीटर सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम, है ना, एंगस्ट्रॉम जो 10 का पावर -1 नैनोमीटर होता है, याद रखिएगा। और 1 नैनोमीटर बराबर 10 का पावर -9 मीटर होता है। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे बोला गया कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, और यही वो जगह है जो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकलने का, और बाहर से मीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, तो ये एक स्पेस बन जाता है। बस समझना की बात, मतलब न्यूक्लियस मतलब एक स्पेस। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे समझिएगा, मैं जस्ट अभी आपको बताने जा रहा हूँ मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते कैसे माय डियर, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते कैसे हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यू नो दैट वेरी वेल व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, the tubule-like structure which is attached to the outside। तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है ना, जो मैं आपको बता इनर एंड आउटर के बीच में एक पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला गया, उसी स्पेस से यहाँ से एक लेयर निकलेगा, ठीक है ना, यहाँ से एक लेयर निकलेगी इस तरह से, और ये यहाँ पे भी स्पेस होंगे, मतलब यहाँ पे भी खाली जगह होगा। बात समझ में, मतलब आउटर मेम्ब्रेन से ये नहीं, यहाँ पे समझ, द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअल रिमेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्म एंड आल्सो बियर राइबोसोम, और उसके साथ राइबोसोम भी होंगे। बियर मीन्स ढोना, है ना, ऑन इट एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्रेटेड बाय माइन्यूट पोर्स, और उसी के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होंगे विच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ ट्यूब मेम्ब्रेन, और उसी जगह पे दोनों मेम्ब्रेन क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे, मीन्स वहाँ पे चिपक जाएंगे, सट जाएंगे। मतलब बोले तो इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में जो पोर होंगे यहाँ पे चिपक जाएंगे, और इसमें क्या हो जाएंगे, एक स्पेस हो जाएंगे।
और यहाँ से बन जाएगा न्यूक्लियर पोर। देखो आप यहाँ पे दो बात को समझ लो, आप है ना, यहाँ पे आप दो बात को आप समझ लो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया से, है ना। मैं आपको अच्छा से कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। यहाँ पे आप समझ लो इसको। जैसे फिर से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, ठीक है ना। यहाँ पे मैं स्पेस इस तरह से कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे ये बन गया आपका, ये बन गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेस खाली है, और एक यहाँ पे ये, अब ये दोनों क्या हो गया, आपस में सट गया, ये बन गया न्यूक्लियर पोर, यहाँ से एक मटेरियल बाहर और ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्टली ईआर बोलेंगे। आपकी बुक में ऑलरेडी ईआर मेंशन किया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे यही बात बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम उसमें अटैच होंगे, बहुत सारे राइबोसोम उसमें अटैच होंगे, और बोला गया कि एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस, बहुत जगह पे ऐसे होंगे, न्यूक्लियर इज इंटरप्रेट बाय माइन्यूट पोर विच आर फॉर्म बाय फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स जुड़ जाना, दोनों मेम्ब्रेन जहाँ पे आके चिपक जाएंगे, बस चिपक जाएंगे, सट जाएंगे। तो आपको पता चल ही क्या होगा, जब मेम्ब्रेन सट जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर पोर बन जाए। और यही वो जगह होगा जहाँ पे न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म सेल के, ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे। These nuclear pore are the passages through which the movement of RNA and protein molecules takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm। ये एक फंक्शन है, ये जो फंक्शन यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे मैं इसको आपको इरेज कर देता हूँ मैं, और आप यहाँ पे नोट कर लो इसको, ये नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लो, फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पोर, यानी यहाँ पे आप नोट कर लो फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पोर, ठीक है। एकदम थोड़ा थोड़ा पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया, मैं हर बात को कोशिश करूंगा अच्छा से समझाने का, ताकि मेरा कोई भी बच्चा जो मेरा वीडियो देख रहा है उसको कोई भी डाउट नहीं होगा। बाकी तो कमेंट्स है ही है, आप कमेंट्स करो, ठोको, बजाओ, जो करना करो, जहाँ पे डाउट होता है आपका भाई, आपका टीचर, आपका दोस्त हमेशा हाजिर है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। अगर बात करें तो एक ही न्यूक्लियस होते हैं हर सेल में। वेरिएशंस, ध्यान से सुने, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। कि बहुत से सेल ऐसे भी देखा गया जिसमें एक से ज़्यादा सेल, जैसे हम अगर आप बात कर लेते क्लास 9 में बात कर लेते, तो आपको स्ट्रेटेड याद रखिएगा, आप ध्यान से देखेंगे मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रेटेड मसल्स सेल्स में आपको मल्टी न्यूक्लियस, वहाँ पे आप जाके देखोगे मल्टी न्यूक्लियस आपको मिलेगा वहाँ पे। आप क्लास 9 में जाके देखोगे, ये मैं आपको यहाँ पे डाल, हो सकता है आगे ये बात मिले। कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? ये आपका क्वेश्चन है। सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस, और कुछ ऐसे हैं जैसे कि आरबीसी, ये तो आप जानते ही होंगे। आरबीसी में यहाँ पे इसका भी नोट कर देता हूँ आरबीसी, और अब प्लांट की बात करेंगे तो वो हो गया आपका सिप ट्यूब, है ना। दो याद रखिएगा, प्लांट में सिप ट्यूब और एनिमल में आरबीसी, ये दोनों ऐसे सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते, ठीक है। और एनिमल में ये मैं लिख दिया हूँ मैं, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, जो ऑलरेडी पढ़े हुए। मैमल्स सिप ट्यूब्स लिख गया। ऑफ द वैस्कुलर प्लांट, वैस्कुलर प्लांट में जिसमें जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होते हैं। Would you consider these cells are living? Yes, of course. ये सेल लिविंग होते हैं, फंक्शंस करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए when RBC और when SIP tube which form then it is alive। ये जब बनते हैं ना तो ये उस वक्त alive होते हैं, मीन जीवित होते हैं। बाद में when it will going to mature then its nucleus will be degenerate। जब ये मैच्योर होते हैं ना, इसके न्यूक्लियस जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। बात समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं, माय डियर जितने बच्चे हैं सब लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, ये पॉइंट जो मैं मेंशन कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट को ज़रूर से आप नोट करिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। क्योंकि देखो एक बात यहाँ पे ये है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने का मन तो करता है बट समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत सारे ब्रांचेस, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। अगर हर एक पॉइंट को अगर डिस्कशन किया जाए, जैसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, हाँ ये बात मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे जो टीचर्स यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं, उनका जो वीडियोस जो है वो मतलब बहुत अच्छा रहता है, उसमें बहुत सारे जो है एनिमेशन चलता है, ये बात मैं जानता हूँ मैं। लेकिन ये मेरा स्टार्टिंग में पहली बार है। मैं जैसे जैसे आप लोगों का आशीर्वाद मीन्स बोले तो आप लोगों को दुआ, आप लोगों का साथ रहा,
तो और भी ज़्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, इससे और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि मेरा जो भी बच्चा देख रहा है उसका कन्फ्यूज़न कहीं पे कुछ भी ना रहे, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, अभी तो मैं ऑनलाइन में लाइव में पहली बार ऑनलाइन आ रहा हूँ मैं, इससे पहले मेरा ऑलरेडी मेरे क्लासेस चलते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी नीट का एग्जामिनेशंस निकाले हैं ना, नीट के एग्जामिनेशंस जो है दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर आप भी करते हो तो मैं चाहता हूँ सबको पढ़ाऊँ मैं, है ना। इंटरमीडिएट, अगर नीट नहीं भी होता तो इंटरमीडिएट तो मस्ट है ना, वहाँ पे भी अच्छा आपको, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमको समझ में आना, है ना। चलते आगे। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला गया, ये हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीन्स द लिक्विड द साइटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस जो ऊपर में हम लोग डिस्कस कर लिए, और क्रोमेटिन जिसको फ्लेमिंग ने बताया था, याद है ना आपको, ये किससे बना है, प्रोटीन्स, मीन्स न्यूक्लियो प्रोटीन्स बोला गया आपको ऊपर में, दोनों पॉइंट लिख दिया गया। द न्यूक्लियोली आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। यहाँ पे ये पॉइंट को मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर नहीं मेंशन करता मैं आपको बता दूंगा। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बॉन्डेड। अब लो एक और पॉइंट आपके सामने आ गया, एक तो आरबीसी आप जानते हो, दूसरा आया सेंट्रॉइड, है ना, और तीसरा मीन सेंट्रॉइड बोलो या सेंट्रोसोम बोलो, और तीसरा है आपका न्यूक्लियोलस। ये तीनों ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म बोलो या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बोलो, कुछ भी अगर आप बात करो इसमें से, तो इसका कोई भी क्या मेम्ब्रेन मीन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कुछ भी ऐसा मेम्ब्रेन होते नहीं है, ठीक है ना। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, है ना। मतलब कि ये वो साइट है जहाँ पे जो है आरएनए का फॉर्मेशन, कौन सा, राइबोसोमल आरएनए, मीन्स यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए का शॉर्ट फॉर्म आरआरएनए, याद रखिएगा आप लोग, है ना, आरआरएनए मीन्स यहाँ पे आरआरएनए जो है राइबोसोम फॉर्मेशन करते हैं। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियली आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, याद रखिएगा। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियस, मतलब कि अगर किसी न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे वो प्रोटीन सिंथेसिस। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, मैं जैसा कि मैंने आपको राइबोसोम में पढ़ाया आपको कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी क्या करता है ना, ये समराइज बुक, मतलब इसमें कुछ बात बताता होता है, लेकिन ये एक समझ लीजिए इसको पजल के तौर पे बात कर सकते हैं, ये एक पजल समझ लीजिए। यहाँ पे बात हो रही, क्या बात हो रही कि भैया यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियोलस कर रहा, ऊपर में बोला कि राइबोसोम कर रहा, तो बड़ी क्लियर करेंगे ना कि कौन कर रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, है ना। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोकार्योटिक में भी प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्लास्टिड में भी प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इसमें नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। तो यहाँ पे बात हो गई कि न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस या राइबोसोमल आरएनए, और यही राइबोसोमल आरएनए क्या बनाता माय डियर स्टूडेंट, राइबोसोम। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यही बनाता राइबोसोम। तो आपको यहाँ पे आंसर हो गया कि न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ, ये क्लास 9 बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ, फैक्ट्री ऑफ क्या भाई, राइबोसोम। मतलब इसे राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं, और प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम फैक्ट्री है। समझ रहे बात को, राइबोसोम को बनाने वाला न्यूक्लियोलस, प्रोटीन को बनाने वाला राइबोसोम। बात समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को, है ना। और ये न्यूक्लियोलस बना हुआ किससे है, आरएनए से बना हुआ है। कौन सा आरएनए से, राइबोसोमल आरएनए से। बात क्लियर हो रही है ना आप लोगों को, बहुत अच्छा से क्लियर होगा आप लोगों को, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से क्लियर होगा। उसके बाद अगले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पे you may recall that the interface nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein called the chromatin। मतलब कि इंटरफेस वो जगह है जहाँ पे जो डेंस क्रोमेटिन होते हैं ना, वो धीरे धीरे क्या होंगे, लूज होंगे, मतलब धीरे धीरे ढीले होंगे, फैलेंगे, वो अलग होंगे वो। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, इसमें आप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज की बात आप जानते होंगे आप लोग, है ना। तो ये जो फेजेस है ना, सेल्स
शोज स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। तो इस फेज जब ये जब फेज स्टार्ट होगा ना, उस फेज में आप देख पाएंगे क्रोमोसोम को। अगर आप सोचोगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम देखना, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत होगा सोचना, क्योंकि ऐसा दिखेगा नहीं। यहाँ पे साफ लिख दिया है इंटरफेज में अगर आप क्रोमोसोम देखना चाहते हो तो वो क्रोमेटिन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कशन कर रहा हूँ माय डियर, कि अगर क्रोमोसोम को देखना चाहते हो तो वो सेल डिवीजन के फेज में दिखेगा, और अगर सेल डिवीजन नहीं कर रहा है तो वो क्रोमेटिन के फॉर्म में आपको दिख जाएगा। बात समझ में तो आ रही होगी आप लोगों को, है ना। चलते हैं आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको कलर को थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ ताकि बच्चा लोगों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल्स कंटेन डीएनए होंगे एंड सम बेसिक प्रोटीन जिसका नाम हिस्टोन प्रोटीन। मतलब कि जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे ना, है ना, यहाँ पे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये क्रोमोसोम ये किससे बने हुए हैं? ये डीएनए से बने हुए हैं, ये डीएनए से बने हुए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए, हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए, ठीक है ना। कॉल्ड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए। और इसके अंदर कुछ ऐसे भी प्रोटीन हैं जो नॉन हिस्टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूँ, और उसमें कुछ आरएनए भी होते हैं। A single human cell approximately 2 meter long thread DNA distributed among the 46 means 23 pair of chromosome means to say that अगर ये पूरे क्रोमेटिन को, जिसको अभी डीएनए बोल रहा है, देखो ऊपर में क्रोमेटिन बोला, अभी डीएनए बोल रहा है, कंफ्यूजन है ना, थोड़ा सा हो रहा है ना कंफ्यूजन, मुझे पता है कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना। समझिएगा, ये क्रोमेटिन कब बोला जाएगा? जब वो इंटरफेस शुरू होगा। जब नॉर्मली आप सेल को देखिए, इफ यू वांट टू सी द क्रोमेटिन, देन सिंपली नॉर्मल सेल यू कैन सी, बट इफ यू वांट टू सी द क्रोमोसोम यू कांट सी। इफ द सेल इज गोइंग टू डिवाइड देन यू कैन इजीली सी। बस समझ में आ रही बात ना। और वो जो सेल जिसको आप क्रोमोसोम बोल रहे हैं ना, वो रियल में क्या बना हुआ है? डीएनए। इसका मतलब क्या है? जो क्रोमेटिन, जिसके क्रोमेटिन बात कर रहे हैं, वो क्रोमेटिन नहीं है, बल्कि क्या है भाई? डीएनए। तो डीएनए वहां पर नहीं बोल सकते। डीएनए जब बात आएगी क्रोमोसोम का तब डीएनए बोलेंगे, और जब क्रोमोसोम की बात नहीं आएगी तब क्रोमेटिन बोलेंगे। बात समझ, एक ही चीज को दो नाम, दो अलग अलग जगह पर दो नाम, समझ में। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का तो बहुत सारा नाम होता है, कभी उसको फादर का नाम दिया जाता है, कभी बेटा का नाम दिया जाता है ना, एक कभी उसको हस्बैंड का नाम दिया जाता है, तो कभी भाई का नाम दिया जाता है ना। तो ये उसी तरह का है, तो एक ही चीज को दो नाम हो रहा है। बोला गया, और उस डीएनए को, इस क्रोमोसोम के जो 46 क्रोमोसोम, इसको सबको अगर सीधा किया जाए तो 2 मीटर समझ लेना आप। 2 मीटर समझ रहे कितना लंबा? जैसे कपड़ा 2 मीटर कपड़ा, जो हम लोग कपड़ा 2 मीटर 2.5 मीटर कपड़ा लेते हैं सिलाने के लिए। पहले आप तो रेडीमेड आ रहा है, सब लोग सिलाया ही हम लोग आजकल खरीद रहे ना। पहले क्या था कि वो 2 मीटर कपड़ा, मतलब बस समझ रहे मत ना, सिला के पहनते थे। यू विल स्टडी डिटेल ऑफ डीएनए, किसमें? क्रोमोसोम के बारे में आप क्लास 12 में आप देखेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 2 में। अभी इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सा पॉइंट समझे, नोट कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, है ना। रुकिएगा मत, छोड़िएगा मत कोई पॉइंट को, तो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। एवरी क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम, जो डिवाइडिंग सेल्स essentially has a primary constrictions or centromere on the sides of which disc shaped structure called kinetochore। आप kinetochore देख रहे हैं ना, ये दो दिख रहा है आपको, ध्यान देखो कि आप 2 दिख रहे हैं। मैं कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। देखो 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे रेड एक यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ पे 2। ये काइनेटोकोर, और इस पूरे को अगर ले लिया जाए तो क्या बोला गया? सेंट्रोमियर बोला गया। बस समझ में आ रही बात ना। काइनेटोकोर जिसको हम लोग सेंट्रोमियर के नाम से जानते, फिर से समझिएगा। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन मतलब कि जब ये जो क्रोमोसोम आपस में जहां पे सिकुड़ेगा ना, 2 इक्वल पार्ट में सिकुड़ेगा ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और वो सेंट्रोमियर कहलाएगा। और ऑन द साइड ऑफ ईच डिस्क शेप, और इसके बीच में थोड़ा डिस्क शेप होगा, जहां से 2 डिस्क शेप ऑन द साइड ऑफ which disc structure called kinetochore are present। डायग्राम आपको, सेंट्रोमियर होल्ड 2 क्रोमेटिड्स। अब यहाँ पे जो ये जो दिख रहा है ना आपको, मैं आपको थोड़ा डायग्राम को थोड़ा ऊपर करता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड्स है।
और चूंकि ये दोनों एक जैसे हैं, इसको कहा जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्लास 9 में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, सिस्टर क्रोमेटिड्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ छिपा हुआ नहीं है ना। नीट क्यों नहीं निकलते बताइए तो आप लोग जानते हैं, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। नीट क्यों नहीं निकलते? नीट इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि हम लोगों को पता है ना। नीट इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि हम लोगों को बेसिक नहीं पता होता है, छोड़े हुए रहते पहले से, है ना। तो कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा, तब तक समझते तब तक देर हो जाता बहुत ज़्यादा, है ना। चलो आगे देखते हैं। सेंट्रोमेयर होल्ड 2 क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर। अब यहाँ पे कुछ बात समझ में आ रही होगी, नया बात सामने आ रहा है आपके सामने। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दिया हूँ, अब नया बात बोला गया कि सेंट्रोमेयर का पोजीशन के बेस पे हम क्रोमोसोम को अलग अलग तरीके से कहेंगे, क्योंकि हम लोगों के बॉडी में अगर हम लोग क्लास 9 की बात करते हैं तो हम लोग जो है 44 क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम XX या XY, ये बात तो आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे, है ना। सेक्स और रिप्रोडक्शन तो वहाँ पर आया होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन वर्ड आया वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग XX और XY प्लस 44 ऑटोसोम और एलोसोम बोला हम लोगों ने वहाँ पे। बात समझ में आ रही होगी ना, ऑटोसोम एंड एलोसोम बात की हम लोग वहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर सेंट्रोमेयर को ऊपर नीचे घसकाएंगे ना, उसी के बेस पे ये 44 एक तरह का और XY एक तरह का, तो एक तरह का समझेंगे। द मेटासेंट्रल, अब यहाँ से पॉइंट सुनिएगा, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ मिडिल सेंट्रोमेयर। तो अभी जो यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम जो इसमें जो सेंट्रोमेयर जो है ना, उस वो बिल्कुल बीच में होगा, ऊपर भी क्रोमेटिड नीचे, वो दोनों का साइज जो होंगे बराबर होंगे। ये पहला पॉइंट ये नोट कर लेना आप लोग। सब मेटासेंट्रिक, जिसमें क्या होगा, सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, थोड़ा सा हल्का सा घसका हो रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या बोले, इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड। और ये सबसे नीचे जो डायग्राम अभी जस्ट मैं लेके आ रहा हूँ, नीचे थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। और अगर बात कर लेते हैं टेलोसेंट्रिक का, क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमेयर, मतलब कि उसमें एक ही एंड होंगे, दो एंड नहीं होंगे माय डियर। आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। ये हो गया बीच में, ये हो गया आपका थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया बहुत ज़्यादा ऊपर, और ये बिल्कुल एंड। शॉर्ट आर्म इसका भी, शॉर्ट आर्म इसका भी, ये आर्म जो है दोनों पार्ट जो है बिल्कुल इक्वल। समझ में तो आ रही है बात होगा आप लोगों को। ये दोनों पार्ट जो है बिल्कुल इक्वल होंगे, ये दोनों पार्ट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे एक चीज आप देख लेना, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन लिख रहा है कि जब कोई भी सेल, ध्यान रखिएगा, जब कोई भी क्रोमोसोम का दोनों पार्ट जो है इक्वल होगा ना, या मान लीजिए कि बीच में होगा, तो ऊपर में क्या होगा, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनने का चांसेस बढ़ता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनने का चांसेस बढ़ जाता है। और जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ता है तो उस तरह के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाले को हम लोग सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलेंगे, जो आगे आ रहा सैटेलाइट क्रोमोसोम, मतलब इस तरह का जो कैसा भाई मेटासेंट्रिक टाइप का क्रोमोसोम जो जिसके सेंट्रोमेयर क्या पे होंगे, बिल्कुल मिड पे होंगे, है ना, सैटेलाइट क्रोमोसोम। और यहाँ पे जो बात आ रही है ना, उसको ध्यान से सुनना। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constrictions at a constant location। मतलब कि हमेशा आपको वहीं पे दिखेगा, है ना। और this gives the appearance of a small fragment को सेट किया, और इस तरह के क्रोमोसोम को सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं। पहले अभी मैं आप लोगों के एनसीईआरटी के बेस पे, बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं दूसरी बुक में नहीं जाना चाहता हूँ, अभी एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एनसीईआरटी का जो भी बुक बायोलॉजी का है उसमें से ही नीट के क्वेश्चन 70-80% रहते हैं, और बाकी जो 20% या बोले तो 30 या 40% जो वो अदर बुक से रहते हैं। मतलब यही चीज़ को डिटेल में हमको आगे देखना है। तो पहले तो वन टाइम रिविजन कर लेते हैं ना, वन टाइम पढ़ तो रहते हैं ना, कम से कम इन्फॉर्मेशन तो मिल जाए, ताकि आगे अगर पढ़े तो हमको पता होगा ना कि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और लास्ट पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट हम लोगों का वो है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या है? मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन एंजाइम प्रेजेंट इन बोथ प्लांट और एनिमल्स। समझ रहे बात? अब यहाँ पे समझ में तो नहीं आया होगा आप लोगों को,
मतलब कि हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम का, बात कर लेते हैं हम लोग पेरोक्सिसोम का। लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम ये एक तरह का क्या सोसाइटल बैग है, मतलब ये प्लांट का क्या मतलब वॉचमैन है, सोल्जर्स है, जो हमेशा उसकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे माय डियर। बहुत अच्छा से समझिएगा, है ना, बहुत, क्योंकि क्लास 11th है, मजाक नहीं है, बहुत अच्छा से समझना जरूरी है हम लोगों को। देखते हैं हम लोग इसको, माइक्रो बॉडीज को थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। चलिए आपको माइक्रो बॉडी दिखाते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बुक में लेके आता हूँ, कुछ नोट्स मेरे पास है कुछ बुक्स के। पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम तो पढ़ ही लिए होंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अभी एनसीईआरटी में क्या बोला भाई, एनसीईआरटी में क्या बोला कि एंजाइम रखता है, एंजाइम, कुछ इस तरह का एंजाइम रखते हैं। यहाँ पे पेरोक्सिसोम, ए पेरोक्सिसोम आर स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन दिस कंटेन पेरोक्सिसोम एंजाइम। देखिए मिल गया ना एंजाइम जिसका नाम कैटालिज एंजाइम, जिसमें डिस्ट्रॉइंग एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो डिस्ट्रॉइंग होगा। प्लांट में पेरोक्सिसोम मेटाबोलाइज अ नंबर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, प्लांट पेरोक्सिसोम जिसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन का काम करता है। मीन्स अगर ये पेरोक्सिसोम क्लास मीन्स प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो फोटो रेस्पिरेशन का काम करता है। और अगर एनिमल में बात करेंगे तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, मतलब डिटॉक्सिफाई करते हैं, इसको ऐसे समझिए, डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो बात समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को, है ना, बात तो क्लियर हो गया। यहाँ पे बात क्लियर हो गया कि हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए पूरा टॉपिक कंप्लीट। सेल जो यूनिट, जो आपका जो भी यूनिट है आपका, है ना, उसमें जो चैप्टर नंबर 8 हम लोग कंप्लीट कर लिए। 2-3 वीडियो मेरा बन चुका है इसमें, है ना। तो ये लास्ट है, इसको अच्छा से देखिएगा तो मेरे ख्याल से आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं आप कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट, इसके जस्ट बाद में वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं 120 क्वेश्चन मैराथन, मतलब कि पूरा का पूरा सेल का हर एक क्वेश्चन डिटेल करूँगा मैं, कि इसमें से किस किस तरह से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो हो सकता है वो बुक से होगा, है ना, कोई ना कोई तो बुक से तो रहेगा, मैं बताऊँगा, ये सीक्रेट होगा। आप अगर किन्हीं के पास होंगे तो आप शेयर कर लेना, अपने आप समझ लेना, अपने आप स्क्रीनशॉट ले लेना आप उसका, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ, क्योंकि कोई भी टीचर कुछ भी चीज़ मटेरियल जो भी बना रहा है, हो सकता है वो पीपीटी, मैं पीपीटी नहीं बनाता, मेरे पास पीडीएफ, मैं पीडीएफ को ही उसको एडिट करके रख लेता हूँ, मैं पीपीटी नहीं बना पाता, है ना। तो मुझे चाहिए कि किसी भी तरह से बच्चों को इन्फॉर्मेशन शेयर करते चलो, बच्चों को पास इन्फॉर्मेशन आते रहे, मेरा मकसद है कि उसको आगे बढ़ाते रहना, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा उसका एक चैनल बना रखा हूँ मैं उसको, है ना, तो वहाँ से आप जाके जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। एक क्या कौन सा चैनल भाई, टेलीग्राम चैनल, जो भी क्वेश्चन डील करूँगा उसका अगर आंसर चाहिए आपको तो वहाँ पे मैं उसको लिंक दे दूँगा आपको, है ना, ग्रुप में आपके जो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, मेरा टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये अलग अलग सेक्शन में बना हुआ होगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियो तो पॉसिबल नहीं है ना करना मेरे लिए, है ना। तो सपोर्ट कीजिए मुझे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को जो आपके नज़दीक है ना, वो सबको बताइए। मेरा क्लास 10th का वीडियो भी आ रहा, बायोलॉजी चल रहा है, क्लास 9th का भी इसके बाद आएगा ज़रूर, और क्लास 11th का चल रहा है ना। इसके साथ में साथ ही साथ क्लास 12 का भी रखूँगा, जो बच्चे क्लास 12 में उसका भी, मेरा कहने का मतलब बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत कन्फ्यूज़न है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत सारे टीचर्स हैं, बायोलॉजी में बहुत कम टीचर्स हैं, है ना। सबका अलग अलग पढ़ाने का अंदाज़ है, मेरा भाई ऐसा ही अंदाज़ है ना। समझ में आता है तो आप देखिए, नहीं समझ में आता है तो भी देखिए, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ठीक है समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल सकती है ना आपको। तो माय डियर स्टूडेंट, आप मुझे बस ऐसे ही मेरे तरफ आपको ध्यान बनाए रखिए, तो देखिएगा मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स, अच्छे कंटेंट्स लेकर आऊँगा मैं, ताकि आपको कोई भी किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो, जो बायोमोलिक्यूल्स, या देखते हैं कौन सा वीडियो आ रहा है आपके लिए। ये सीक्रेट मैं बताऊंगा नहीं, वीडियो आएगा बट इंटरेस्टिंग होगा, पढ़िएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर, लाइक कमेंट्स कीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जो भी देख रहे हैं आप, उससे क्या होगा, मेरा भी थोड़ा सा हेल्प होगा, मैं लगेगा कि हाँ बहुत से लोग मेरे को देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए